तो बजट बेहद अलग तरीके का एक तरह से कह सकते हैं पेश किया गया है। काफी तकनीकी पहलू है इस बजट में, तो काफी लोक लुभावन वाले घोषणाएं जो अमूमन सरकार के बजट में होता है, ये सब है। तो इस मामले पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे और इस बजट को समझने की कोशिश करेंगे, इस बजट को तकनीकी तौर पर भी समझने की कोशिश करेंगे और राजनीतिक तौर पर भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। जमशेदपुर से हमारे साथ अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल जुड़े हुए हैं। तो इस बजट को राजनीतिक तौर पर समझने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि आलोक दुबे जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगी अनि अमृता के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि विशेषज्ञ इस बजट को जो अभी अभी पेश किया गया है, जिसमें काफी कुछ और काफी अलग तरीके से बताया गया, काफी ऐसी जानकारियां जो अब तक पेश होने वाले बजट में हम उस तरह की जानकारी नहीं पाते थे, तो क्या समझा जाए इस बजट से, इसके लिए सीधे अनि के पास चलते हैं। विशेषज्ञों के साथ वो मौजूद हैं, तो पहले एक पक्ष उनका लेंगे। जी अनि। देखिए दीपक, हम झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में है, तो जाहिर है कि यहाँ पर व्यवसायियों का जो महत्व है वो पूरे राज्य के लिए दिशा तय करता है। तो यहाँ पर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम जो व्यवसायी हैं वो सभी मौजूद हैं और बड़े स्क्रीन पर सुबह से वो देख रहे थे जो माननीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और समझने का प्रयास कर रहे थे। बहुत नोट डाउन भी किया है व्यवसायियों ने और हम भी उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल ये बजट है क्या, क्योंकि बहुत सारे जो अमूमन हम हर साल जो कवरेज करते हैं और देखते हैं कई सारी घोषणाएं होती हैं, तो वो इसमें नहीं है। हम बात करते हैं व्यवसायियों से। यहाँ पर जो पूर्व अध्यक्ष केडिया जी हैं, सुंथालिया जी हैं, भरत वसानी और तमाम अन्य लोग हैं। हम बात करते हैं सर, ये इस बार का जो बजट है पेपरलेस बजट था। आमतौर पे हर साल हम कुछ ना कुछ एक इंडस्ट्री के लिए भी देखते हैं कि हाँ चलो झारखंड के इंडस्ट्री को क्या फायदा होने वाला है, एसएमई सेक्टर को क्या फायदा होने वाला है। तो इस बार आप क्या निकालते हैं अगर हम यहाँ की बात करें, झारखंड की, जमशेदपुर की, कोल्हान की? देखिए, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो फंड बढ़ाया गया है, इससे निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेंगे। क्योंकि जो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है और उससे रोजगार क्रिएशन होता है। और हमारा विश्वास है कि जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा उतने रोजगार बढ़ेंगे। आम आदमी को अगर समझाना हो सुंथालिया जी एक व्यवसायी के दृष्टिकोण से, तो क्या कहेंगे कि इस बजट में क्या खास है? अगर झारखंड की बात करें, वो क्या फायदा ले सकता है इस बजट से? नहीं, बहुत तो उसको जैसा कोविड का काल था कि हम लोग सोच रहे थे कि भाई बजट में ये शेष लग जाएगा और से तो कठिन रहा, हम लोग देख रहे थे, लेकिन उस हिसाब से कठिन रहा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारभूत संरचनाओं पर बहुत ज़्यादा ही फोकस उन्होंने रहा, प्लस जो कृषि आंदोलन चल रहा है उस पर उनका ध्यान थोड़ा था, उधर भी ज़्यादा पैसा। तो ले देखिए वो पैसा देखिए बाजार में आएगा और बाजार में जब आएगा तो निश्चित रूप से जो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की वो कल्पना कर रहे थे, हमको लगता कहीं ना कहीं उसको अचीवमेंट करने का उनका ये लक्ष्य है ये बजट के माध्यम से। तो इंडस्ट्री में क्या फायदा होगा ये भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाजार में पैसा आएगा तो जाहिर रोजगार बढ़ेंगे। सर इंडस्ट्री को क्या इंडस्ट्री अच्छा इंडस्ट्री के लिए हम बात करते हैं, आप समझाइए जरा इंडस्ट्री को क्या लाभ होगा? उद्योग के लिए मुझे जहां तक लगता है कि बिजली का एक अच्छा व्यवस्था सरकार ने लागू की है कि जो उपभोक्ता अपने मन से दूसरी कंपनी से भी बिजली ले सकते हैं। अब लेकिन इसे जरूरत है इसे धरातल पर उतारने की, क्योंकि हम कोल्हान में काफी दिन से प्रयासरत थे कि डीवीसी की बिजली आए, लेकिन अब सरकार इसको असली जामा पहना के कब उतारती है। उन्होंने बजट में कहा तो कि आप दूसरी बिजली ले सकते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको अब देखना आने वाले दिनों में। बिल्कुल अनि, तो शुरुआती प्रतिक्रिया लेने के लिए हम आपके पास इस वजह से पहुंचे थे क्योंकि आपके पास वो लोग हैं जो सीधे इस बजट से प्रभावित होंगे। या तो उन्हें नुकसान होगा या तो उन्हें फायदा होगा। लेकिन अभी जो शुरुआती आकलन से ये व्यवसायी समझ पा रहे हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य समझ पा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सकारात्मक देख रहे हैं इस बजट में। तो इसे और बेहतर तरीके से हम समझेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल जी मौजूद हैं, तो उनके पास चलते हैं। हरीश्वर दयाल जी, शुरुआती आकलन जो कुछ व्यवसायी और चैम्बर के सदस्य हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए थे, वो पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं इस बजट में। तो आपने भी इस बजट को देखा है, हालांकि आकलन करने के लिए काफी कुछ है, काफी डेटा है, और अचानक से अगर कह दिया जाए कि इस बजट को समझाएं तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो पॉजिटिविटी व्यवसायी तबका देख रहा है उसके बारे में जानना चाहेंगे, और कुछ ऐसा खास
जो आप इस बजट को सुनते हुए महसूस कर रहे थे, उससे शुरुआत करना चाहेंगे? लोग देखें तो अभी कोविड का जो असर है और उसके बाद की जो सरकार की उम्मीद है कि एक वी शेप रिकवरी होगा, उसको मद्देनजर करके बनाया गया हुआ लगता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो इस वर्ष सरकार को देखने को झेलने को मिलेगी, यह 21-22 का जो वित्तीय वर्ष है, उसमें है रिसोर्स की कमी, एक रिसोर्स क्रंच उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए अगर देखें तो पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एफडीआई लिमिट को बढ़ा दिया गया है। तो उस तरह से रिसोर्सेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ कॉरपोरेट लॉज को अगर आप देखें तो उसको मॉडिफाई किया गया है या ईज उसको किया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट हो सके प्राइवेट सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया। बिल्कुल हरीश्वर जी, बहुत तकनीकी पहलू है। हरीश्वर जी, आपने जितनी आसानी से ये दो चीजें कह दी, इसे जो आम आदमी है या फिर जो राजनीतिक दल है उसे अलग परिप्रेक्ष्य में देखेगा और उसे शायद प्राइवेटाइजेशन के तौर पर देखा जाएगा। हम छोटी छोटी बातों पर, ये बेहद ही बड़ा विषय है जिससे आपने शुरू कर दिया है, हम छोटी छोटी पहलुओं पर प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। पहले इस एक विषय को जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं जान पा रहा हूं, क्या वो गलत है या फिर कुछ और है? जो प्राइवेटाइजेशन का एक हवा खड़ा किया गया है, सरकार जो प्रयास कर रही है उससे प्राइवेटाइजेशन के तौर पर देखा जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं? हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन यह दौर 1991 से ही शुरू हो गया है। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके थ्रू यह प्राइवेटाइजेशन का कार्य किया गया है। और इस बार आप देखें तो प्राइवेटाइजेशन ही नहीं, आप ग्लोबलाइजेशन भी कर सकते हैं, विदेशी निवेश बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है और फंड क्रंच को इसी तरह से मीट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हरीश्वर जी, हम चाहेंगे एक राजनीतिक प्रतिक्रिया भी ले लें इस विषय पर, फिर आपसे थोड़ी और बातें करेंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है और जो डेटा है इस बजट में एनालाइज करना कुछ पलों में बेहद मुश्किल हो जाता है। तो एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय से आपने शुरुआत की है, तो हम इस पर जाना चाहेंगे। सबसे पहले संसाधनों पर ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे हमारे उद्योग को संसाधन संपन्न किया जाए। जो आर्थिक क्रंच, जो इकोनॉमिक क्रंच इस पैंडेमिक की वजह से देश झेल रहा है, उससे कैसे निकला जाए। हरीश्वर जी, क्या मैं सही जा रहा हूं? हाँ, सही कह रहे हैं आप कि रिसोर्स क्रंच, जब तक हम लोग रिसोर्स मोबिलाइज या सरकार रिसोर्स मोबिलाइज नहीं करती है तो निवेश नहीं कर सकेगी। और निवेश करने के लिए कई क्षेत्र हैं जहां पर की काफी ज्यादा जरूरत है, जिसको की कोशिश किया जा रहा है। जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन में भी काफी जरूरी है। एक साल से अगर आप देखें तो एजुकेशन पीछे रह गया है। और आप देखिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोशिश की जा रही है कि उसको भी किया जाए। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो मतलब जो डर एक प्राइवेटाइजेशन का है, ये उससे अलग है कुछ क्या? आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये सवाल थोड़ा राजनीतिक हो जा रहा है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो हम लोग बढ़ ही रहे हैं क्योंकि आसान तरीका वो समझा जा रहा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का। लेकिन राजनीतिक अगर आप देखें तो वह भी मैं बता दूं कि इसमें सीधा सीधी राजनीति हुई है उन राज्यों का जिसमें कि आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन होने वाला है। इन तीनों राज्यों में सड़क परियोजनाओं पर निवेश बढ़ाया गया है और सीधा ध्यान उसका रहा है आने वाले इलेक्शन को लेकर। बिल्कुल, तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया आलोक जी की भी ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे और फिर व्यवसायियों और हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हैं उनके पास भी चलेंगे। आलोक जी, शुरुआती प्रतिक्रिया आपकी। जिस तरह से हरीश्वर जी ने शुरू में ही बेहद ही विवादास्पद और बेहद ही खास विषय उठा दिया कि संसाधन हमें बनाने हैं ताकि हम हर क्षेत्र को गति दे सकें, जो इस पैंडेमिक काल में, इस संकट के काल में वो गति थम गई थी। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा था कि इस वर्ष का बजट 100 सालों में ऐसा बजट नहीं हुआ होगा, इतना क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बजट होगा। देश को स्वाभाविक रूप से इस बजट की काफी इंतजार थी। मैं कह सकता हूं कि ये बजट
पूरी तरह से निराश करने वाला है। इस बजट ने देश की आशाओं और आकांक्षाओं के विपरीत सिवाय भाषणों के अलावा इस बजट में कुछ भी नहीं है। दो चार चीजें बजट से लोगों की उम्मीदें रहती। इस कोरोना महामारी के दौरान लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं और खासकर ऐसे लोग जिनकी कोई संगठित आय नहीं है, वो ये उम्मीद कर रहे थे कि कैश ट्रांसफर होगा और बगैर कैश ट्रांसफर किए हुए आप न अर्थव्यवस्था ठीक कर सकते। इस ओर आपके आरबीआई ने भी ध्यान आकृष्ट कराया था, आपके आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये बातें कही गई थी जी। तो इन बातों को ध्यान नहीं रखा गया। चलिए आलोक जी बेहद चीजें जटिल है, तो हम छोटी छोटी बातों को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से संसाधन और आकर्षित करने के लिए फंड्स प्रयास किए जा रहे हैं, उसी से जुड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है जो सरकार प्रयासरत है, तो जिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे जी, हरीश्वर जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। वो फंड्स जनरेट होंगे, वो संसाधन विकसित होंगे, तो क्या इसका फायदा जिसको लेकर चिंतित हैं हमारे कांग्रेस के नेता, उन्हें नहीं होगा? मध्यम वर्गीय जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उन्हें फायदा नहीं होगा, अगर एक शब्द में कहें तो? आवाज नहीं आ रही। चलिए, संभवतः हरीश्वर जी के पास आवाज नहीं जा रही, हम दोबारा पहुंचने की कोशिश करेंगे। शहनवाज के पास चलते हैं। शहनवाज, बजट पेश हो चुका है, धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, लेकिन बजट काफी जटिल है और काफी कुछ है इसे समझने के लिए। तो शुरुआती आकलन चाहेंगे, और आप जहां मौजूद हैं वहां से अगर कुछ प्रतिक्रियाएं संभव है तो वो भी चाहेंगे। देखिए, अगर शुरुआती प्रतिक्रिया की बात करें तो थोड़ा सा शुरुआत अगर बात करते हैं तो उत्साहजनक है, पॉजिटिव नोट्स पे है, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था, शेयर मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है और बहुत तेजी से निफ्टी, सेंसेक्स सब ऊपर चला गया है। तो एक रिस्पांस ये है कि मार्केट में हर्षोल्लास का माहौल तो है अभी फिलहाल। हालांकि इस तरह की तेजी शेयर मार्केट में ऐसे मौकों पर देखी जाती है और बाद में शेयर बाजार धड़ाम से गिर भी जाता है, क्योंकि अभी एनालिसिस का दौर है। अभी देखना होगा कि जो एनर्जी बूस्टर एमएसएमई सेक्टर को मिलना चाहिए था जी, जो और प्रोत्साहन का उद्योग जगत इंतजार कर रहा था, मिला है कि नहीं? हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष चैम्बर दीपक मारू साहब हैं। आप अपने अनुभव से बताइए कि अब तक कैसा आपने महसूस किया बजट? अगर हम लोग देखिए नेशनल वाइड एक ओवरऑल बजट को देखते हैं, बजट अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में बहुत पैसे दिए गए हैं, कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर में बढ़ाया गया है, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, फिशरीज है, एग्रीकल्चर के अंदर में सरकार को करना ही था इस बार। बट हम लोग अगर अपने रीजन की ओर देखते हैं, झारखंड की ओर देखते हैं, ईस्टर्न रीजन की जो कि बहुत डिप्राइव्ड हमेशा हम लोग मानते हैं अपने इस क्षेत्र को, और हम लोग बहुत मिनरल्स देते हैं इस पूरे देश को, उसके अंदर मैंने देखा कि ये एरिया लगता छूटता सा गया है। बंगाल में इलेक्शन था, निगलेक्टेड एरिया है। बंगाल के अंदर पे इलेक्शन होने हैं तो वहाँ कुछ मिलना ही था, तो उनको वहाँ पर दिया गया एक रोड का, वहाँ से कलकत्ता से लेके सिलीगुड़ी का एक रोड दिया गया है। उड़ीसा के अंदर में एक छोटा सा हिस्सा दिया गया, फिशरी के कुछ काम। चुनावी बजट है क्या? ये तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये एंटिसिपेशन था कि जहाँ पर चुनाव होने हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो हम लोगों ने बहुत विगत सालों से देखा है कि उस एरिया का पर्टिकुलर देखा जाता है, खास ख्याल रखा जाता है। तो कुछ ऐसे चीज हुए हैं। झारखंड के अंदर में अनफॉर्चुनेटली हमको ऐसा डायरेक्टली कुछ दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पे राज्य सरकार की और हम जैसे ऑर्गेनाइजेशनों की ये बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि अब हम लोग अपने हिस्से का फंड वहां से लेकर के आए। जैसे हर घर जल हर घर नल योजना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, मेडिकल के अंदर में बहुत सारी टीम आनी है, 7 टेक्सटाइल पार्क्स खुलने हैं जाए। अब इसके अंदर में हमें अपना हिस्सा छीन करके वहां से लाना पड़ेगा। यहाँ के सरकार को बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा आज से ही कि हम कैसे कैसे अपने हिस्से पे लेकर के आए। एमएसएमई को क्या मिलता दिख रहा है, या जो मिला था पहले वो सब कंटिन्यू कर रहा है? एमएसएमई के अंदर में पुरानी चीजों को लगभग कंटिन्यू किया गया है, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि
इसके अंदर में सरकार को और कुछ फोकस करना चाहिए था, कुछ स्पेसिफिक कुछ आनी चाहिए थी। ऐसा कुछ आता हुआ दिख नहीं रहा। जो सराउंडिंग से हम लोग को जो बेनिफिट मिलेगा, अदर डेवलपमेंट से जो बेनिफिट्स मिलेंगे वही मिलेंगे, मगर इसके अंदर में सरकार कुछ हम लोगों को लगता है कि छोटे सेक्टर्स को ओवरलुक कर गए, छोटे सेक्टर्स को ओवरलुक कर रही है। दीपक मारू जी बहुत धन्यवाद। शशांक भारद्वाज जी शेयर एनालिस्ट हैं, मार्केट से खबर आ रही है, कैसी खबर है? नहीं, शेयर बाजार ने तो बजट को हाथों हाथ लिया है और करीब 400 से अधिक पॉइंट निफ्टी तेज है, तो शेयर बाजार के लिए तो बजट अच्छा ही लग रहा है। अभी शेयर बाजार के का मगर थोड़ा सा प्री असेसमेंट होता है और शॉर्ट साइटनेस होती है, बाद में धड़ाम से गिर भी जाता है। नहीं, बजट आने से पहले भी शाहनवाज शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी, करीब 400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी, तो उससे जुड़ा एक सवाल पूछ लें अगर संभव हो तो। रखा जाता तो जिस तरह से एलोकेशन हुए हैं स्टेट वाइज, जो साफ दिखता है कि थोड़ी बहुत राजनीति का ध्यान रखा गया है, लेकिन मार्केट जो मैं अगर आर्थिक विषयों पे बात करूं तो 9.5% जो फिजिकल डिफिसिट का रखा गया है ये बहुत हाई था, लेकिन उसके बाद भी चीजों को एब्जॉर्ब करके अगर शेयर बाजार तेज है तो हमें शेयर बाजार की प्रतीका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि लोगों ने ये माना है कि सरकार अब रिस्क लेके ग्रोथ को इम्पोर्टेंस दे रही है, इसलिए इकोनॉमी के लिए इस बजट को अच्छा माना जा रहा है। ये अभी एंकर का सवाल है कि जब शेयर का बजट एनालिसिस का दौर चल रहा था, बजट का एक्सपेक्टेशन चल रहा था, तो शेयर बाजार ने निराशा जाहिर की थी। हाँ, लेकिन बजट में कोई टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को या फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नई नई घोषणाएं हुई है। देखिए, जो पूर्वानुमान होते पूर्वानुमान होते, सच क्या है वो वर्तमान होता। अब वर्तमान में अगर शेयर बाजार इतना उछला हुआ है 9.5 फिजिकल डिफिसिट के बाद भी, तो इसका ये मायने सीधा निकाला जा सकता कि अर्थव्यवस्था के लिए बजट को आर्थिक जगत ने अच्छा माना है। चलिए शाहनवाज, शुरुआती जानकारी आपकी ओर से बेहद महत्वपूर्ण आई है, लेकिन जो पूर्व चैंबर सदस्य ने एक महत्वपूर्ण बात झारखंड सरकार के मत्थे थोपी है, उस पर हमारे साथ कांग्रेस नेता आलोक दुबे जी हैं, तो उनकी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पूर्व चैंबर अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार ने तो योजनाएं काफी सारी लाई है, लेकिन अब झारखंड सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि उन योजनाओं से अपना हिस्सा छीन कर ले। क्या लगता है कितनी प्रयासरत है सरकार इस दिशा में? आलोक जी। देखिए, वो पूर्व अध्यक्ष हैं, अनुभवी आदमी हैं, उनके बातों पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, लेकिन कोई सेक्टर, देखिए आप बात को समझिए, सिवाय भाषणों के अलावा इस बजट में कुछ भी नहीं है। जो देश उम्मीद लगाए बैठा था इस बजट से, आप देखिए कि लोगों की जरूरतों पर, ये बिजली हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, गाड़ी बेच देंगे, पाइप बेच देंगे, जोड़ देते हैं। स्वास्थ्य के लिए काफी एक इंश्योरेंस है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए नहीं है। सिवाय एक आप स्वास्थ्य के संदर्भ में कह सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। आप जो स्कूल की बात कर रहे हैं, अभी जरूरत है, पूरे देश के बच्चों का स्कूल फीस कैसे होगा? जिस 2014 26 मई को भाजपा की जब सरकार बनी थी, तब 414 रुपए गैस की कीमत हुआ करते थे, जहां 300-200 रुपए सब्सिडी हुआ करता था गैस में, आज गैस जो है वो 800 रुपए हो गए जी। 73-74 में वाईबी चौहान हुआ करते थे वित्त मंत्री, उस समय भी महामारी हुई थी और 300% वृद्धि हुई थी पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में। सारे चीजों पर टैक्स हटा दिया गया था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टैक्स का, जो टैक्स पेयर है, 2.5 लाख रुपए से लोग उम्मीद कर रहे थे कि छूट की सीमा 5 लाख रुपए होंगी। 80C धारा आयकर अधिनियम हटाने की बात हो रही थी। अरे भाई, ये आप सुनिए मेरी बात, तो घटा भी, अब मेरी बात सुन लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। आप सेंसेक्स 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज से उस समय किसको फायदा हुआ था? यही सेंसेक्स को फायदा हुआ था, यही कारपोरेट हाउस को फायदा हुआ था। आम जनता को आप अपने जहां पर रहते हैं अगल बगल पता कर लीजिए कि 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज का क्या फायदा मिला था। जॉब क्रिएशन, रियल्टी स्टेट, या फिर आपका आर्थिक से लोगों को जिन्होंने जॉब खोए हैं 14 करोड़ से ज्यादा, उसके लिए सरकार के पास क्या योजना थी?
ये पूरी तरह से निराश करने वाला बजट है, जिससे देश को कोई फायदा होने वाला नहीं है। मुझे क्या मतलब है कि आप गाड़ी बेच देंगे 75 साल, ये तो आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विषय है। जमशेदपुर में व्यवसायियों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नहीं आलोक जी, आप सीधे कह रहे हैं कि आम लोगों को फायदा नहीं है, तो व्यवसायी वर्ग है हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए, अनि अमृता हमारी सहयोगी वहां मौजूद हैं। कोई फायदा अब तक नहीं हुआ है, जो बीते साल पैकेज दिया गया उससे कोई फायदा नहीं कह रहे हैं, और इस बजट से आने वाले समय में भी कोई फायदा नहीं बताया जा रहा है। अन्य व्यवसायियों से जानना चाहेंगे, क्या उन्हें कोई फायदा नहीं दिख रहा है, और उनके जरिए जो आम लोगों तक पहुंचेगी बात, क्या उन आम लोगों का कोई फायदा नहीं दिख रहा है? हम प्रतिक्रिया चाहेंगे। बिल्कुल दीपक, हम पूछते हैं। देखिए, ये बात हो रही है, रांची भी बात हो रही थी। हमारे साथ तमाम लोग हैं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और कह रहे हैं कि ज्यादा लाभ कुछ नहीं मिला है। वहां भी लोग कह रहे हैं कि कुछ समझ में ऐसा नहीं आया कि हमको क्या लाभ मिलेगा, या झारखंड को क्या लाभ मिलेगा, या उससे फिर आम लोगों को क्या लाभ मिलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, एक बजट में जो मोटे तौर पर अभी जो समझ में आया, इसमें बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हैं जो धीरे धीरे खुलेंगी। कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली है, जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि कोरोना के बाद मिलेगी, तो कोई बड़ा बोझ भी अभी तक तुरंत समझ में नहीं आ रहा। अब इंटरप्रिटेशन में कुछ आएगा तो वो अलग बात है। कुल मिलाकर के बजट संतुलित है, और एक बड़ा आशा जो सब कोई करके रखा था कि टैक्स के में छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा, लेकिन उस मामले में लोगों को निराशा हाथ लगी है। और एक बड़ी चीज जो हेल्थ, कोरोना के बाद इस बजट में देखने को मिली कि हेल्थ के लिए सरकार ने 2,23,000 करोड़ का प्रोविजन किया है, और उसमें 3 चीज को सरकार ने फोकस किया है: इलाज, अनुसंधान और बचाव। तो निश्चित तौर पर इस महामारी से एक सबक मिला है कि सरकार ने इतने बड़े पैकेज का घोषणा हेल्थ के लिए किया है, तो निश्चित तौर पर इस पर कुछ लाभ लोगों को मिलेगा। व्यवसायी होने के नाते क्या लग रहा है, इससे कुछ निकल कर आ रहा है सामने, जिससे आपको फायदा और आपसे फिर आम लोगों को? देखिए, जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो इसमें बजट में क्या जैसे कि उम्मीद थी कि जो टैक्स पेयर है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, और ये भी डर था कि हो सकता है कि कोरोना सेस वगैरह लग जाए, टैक्स का रेट कुछ बढ़ जाए, तो वो दोनों ही नहीं हुआ है, ना टैक्स बढ़ा है ना टैक्स कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से अच्छा ही है आज के ज़माने में कि बहुत ज़्यादा टैक्स अगर कम हो जाए तो सरकार के पास जो इतना सरकार जो खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी बजट ठीक है, लेकिन वही बात है कि जो बजट में जो बोला जाए वो सारा धरातल पर उतरे। और जैसे सरकार ने बताया कि मेडिकल में इतना खर्चा होगा, अभी जैसे कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का सरकार ने प्रावधान किया है, तो इसका पब्लिक तक फायदा पहुंचना चाहिए। दूसरा मुझे क्या लगता है कि सरकार अभी मेनली क्या चाहती है कि जैसे इनकम टैक्स में आपको पता होगा सारा चीज फेसलेस हो रहा है। अभी सरकार क्या बोल रही है कि जो 6 साल का केस रिओपन होने का था वो 3 साल तक ही अब केस रिओपन इनकम टैक्स कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार ये चाहती है टैक्स पेयर से कि आप ईमानदारी से टैक्स दीजिए, आपको कोई तंग नहीं किया जाएगा। और जितना भी जैसे हम लोग पहले जाते थे इनकम टैक्स में धक्के खाते थे, बार बार वहां पे जाना पड़ता था, आना पड़ता था टैक्स रिफंड के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए, तो सारा काम आप घर बैठे कर सकते हैं, और आपको अभी फेसलेस, सब चीज फेसलेस हो जाएगा। तो एक तरह से अच्छा है कि आपको बहुत ज्यादा लाइव कन्वर्सेशन किसी से कुछ नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से ही अच्छा है। जीएसटी को लेकर बहुत नाराजगी अभी चल भी रही है, सिंहभूम चैम्बर ऑफ का एक आंदोलन भी जानना जरूरी है, तो हम छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं ही लेंगे। हम फिर आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर हरीश्वर दयाल जी के पास चलते हैं। हरीश्वर दयाल जी, इन्वेस्टमेंट पे जोर है सरकार का, ये आपने शुरू में ही जिक्र किया। विपक्ष की चिंता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो गरीब हैं, फार्मर्स हैं और जो छोटे उद्योगपति हैं, इन्हें क्या मिला है उस पर विशेष फोकस है। उनका कहना है कि कुछ खास नहीं मिला है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगर एक आम आदमी की बात की जाए तो क्या जो पहले तय किया जाता था, जिस तरह से पहले के बजट पेश किए जाते थे, तो उससे सीधे ये पता चल जाता था कि आम आदमी कैसे प्रभावित होगा इस बजट से। क्या आप समझा सकते हैं कि आम आदमी सीधे कैसे प्रभावित होगा इस बजट से? कोई उद्योगपति नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो 8 घंटे की नौकरी करता है, जिसके परिवार में अगर किसी सदस्य को बीमारी हो जाती है तो उसके सर पर यह बोझ आ जाता है कि अब इस बीमारी के इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे। जिसके बेटे अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके दिमाग पर यह बात का बोझ आ जाता है कि उसके लिए आगे की बेहतर पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे। तो उस व्यक्ति के लिए इस बजट में क्या है, अगर आप समझा सकें तो। पोस्ट कोविड हम लोग समझिए, या कोविड के दूसरे फेज में हम लोग आ रहे हैं, जहां पर कि कोविड से हम लोग उबर रहे हैं आर्थिक रूप से और बीमारी से भी उबरने की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो वैसे समय में जहां पर हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जो बहुत हद तक हो रहा है। दूसरा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसमें हेल्थ और एजुकेशन है, तो हेल्थ पे कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, लेकिन एजुकेशन पे भी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि पिछले एक साल में अगर आप देखें तो शिक्षा काफी पीछे हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू हुआ है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी अधिक नहीं रही है। तो यहाँ पर हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि होना चाहिए। और तीसरा क्षेत्र जिसमें हम लोग चाह रहे थे कि होना चाहिए वह था कि सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र, जिसमें मातृत्व बेनिफिट या ओल्ड एज पेंशन, इन पर हम लोग सोच रहे थे कि वहां पर कवरेज भी इसका बढ़ाया जाएगा और वहां पर जो मिल रहा था उनको बेनिफिट, उसमें भी इजाफा होगा। ये दोनों अभी तक नहीं दिखा है। और इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो एक नरेगा पे हम लोग सोच रहे थे कि वहां पे वेज इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि नरेगा काफी बड़ा रिलीफ के रूप में उभर करके आया जब माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्न होकर के आए, या फिर जब यहाँ जो वर्कर्स थे, डेली वेज अर्नर्स थे, उनको अगर काम नहीं मिल रहा था तो उस समय में काम मिलना शुरू हुआ। तो वहां पर हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर वेज बढ़ना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं दिखा। लेकिन हरिशंकर जी, आपने शुरू में ही जिक्र किया है कि हम उन आम दिनों में नहीं जी रहे हैं। अब जो एक साल पहले की स्थिति थी, काफी कुछ बदल गया है। तो क्या लगता है कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए थी सरकार की और सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया? हाँ, क्योंकि अभी तक जो लोग पिछले एक साल में सफर किए हैं कोरोना वाले अवधि में और अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं, तो उनको तो रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग काफी पीछे हो गए उस कोरोना की अवधि में और अभी भी पूरी तरह से उभरे उससे नहीं हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर कि ध्यान दिया जाना चाहिए था: इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। बिल्कुल, आपकी वक्त की बाध्यता हम समझ रहे हैं हरीश्वर जी, आपने तय समय दिया था, उतना ही समय हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया इस बजट पर देने के लिए। हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जयकृष्ण झा जी हैं, सीए हैं, तो एक शुरुआती प्रतिक्रिया इनकी भी ले लेते हैं कि ये इस बजट को किस तरह से देखते हैं। जी, जयकृष्ण झा जी। कोरोना सिचुएशन के बाद ये पहला बजट है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं। और निर्मला सीतारमण जी का ये आप सुने होंगे कि ये जो 9.5% राजकोषीय घाटा था इस पीरियड में, तो हम आप समझ सकते हैं जो पैसा होगा, वेल्थ होगी, उसी का एक्सपेंस किया जाएगा। बिल्कुल। तो इस कोरोना काल में 9.5% यदि बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा है, तो वो कहां से पैसा लाएगी, क्या लाएगी, ये सोचना, ये एक्सपेक्टेशन था जो बहुत कुछ चेंज होने वाला इस बजट में नहीं है। हम पहले से सोच रखे थे तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि पैसे, सरकार के पास पैसे जो होंगे उसी का एक्सपेंस करेंगे और पैसे आएंगे कहां से। इस वजह से टैक्स में कोई चेंज जो एक्सपेक्टेड था मेरे हिसाब से, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं की है, क्योंकि इनको 9.5 को 6.8% पर लाना है, जो कि एक्सपेक्टेड है। तो ज्यादा रिलीफ यदि हम टैक्स में और इसमें लेना सोच रहे थे, जो तो मेरे हिसाब से वो संभव नहीं था अभी के हिसाब से। और अभी तक हम लोग कोरोना से पूरा उभरे हुए भी नहीं हैं। हाँ, एक चीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा जोर दिया गया है, ये उम्मीद किया जा सकता है कि आगे जॉब क्रिएशन, काम मिलेगा, लोग को जॉब क्रिएट होगी। बस ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। बाकी फ्यूचर देखा जा सकता है, जो अभी बजट पूरा पढ़ने के बाद पूरा क्या किए हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, इस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज जरूर टैक्स में जो दिए हैं, जो सीनियर सिटीजन के लिए दिया गया है, 75 ईयर्स के ऊपर वाले के लिए, एक अच्छा कहा जाना चाहिए, क्योंकि 75 साल के बाद भी वो टैक्स रिटर्न भरे, चक्कर लगाएं। इससे मुझे लगता है ये थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि यदि उनका पेंशन और इंटरेस्ट है तो उनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। ये एक अच्छा मूव है और बाकी तो कोई चेंज नहीं। दूसरा, ये असेसमेंट जो रीओपनिंग का केस है, ये जो 6 साल से 3 साल किया गया है, इसको भी वेलकम किया जाना चाहिए था। ये छोटे, इसके लिए बड़े के केस में और बड़े टैक्स इवेज जहाँ पे एविडेंस है, वहां तो 10 साल तक खोल ही सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो करदाताओं को जिस तरह से आलोक जी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार फायदा देगी, उस तरह का फायदा नहीं, लेकिन कुछ अलग तरह के फायदे मिले हैं। आलोक जी की एक छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं और फिर सीधे शाहनवाज के पास चलेंगे। आलोक जी, संक्षेप में। देखिए, सब लोगों की, हरीश्वर दयाल जी की भी प्रतिक्रिया आ गई और सीए हमारे झा साहब की प्रतिक्रिया भी आ गई।
सबके प्रतिक्रिया में ये स्पष्ट है कि कोई काम नहीं किया गया। जो गरीबी जीने वाले लोग हैं, आप आयकर रिटर्न वाला भी आपने देख ही लिया। ऐसे ऐसे छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं जो प्रतिदिन कमाते हैं, वो आप उनके लिए आपने कोई काम नहीं करके रखा। पूरी तरह से निराश करने वाली ये बजट है। पैसे देखिए, इकोनॉमिक्स का एक मिनट में कंक्लूड करूंगा कि आपका जब तक खरीदारी नहीं होगी, डिमांड नहीं बढ़ेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी, पूर्ति नहीं होगा, तो मार्केट को खरीदारी करने के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए, इस पूरे कोरोना काल में 7-8 औद्योगिक घराने हैं जिन्होंने 30 से 40% मुनाफा कमाया। ये कमाने का अवसर केंद्र की सरकार ने उन लोगों को दिया। पूरी दुनिया में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां कॉरपोरेट हाउस ने इस कोरोना काल में मुनाफा कमाया है। ये गरीबों का देश है। आप भाषण दे रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होता। 4 घंटे के लॉकडाउन में 14 करोड़ लोगों ने रोजगार खोए हैं। उसके लिए केंद्र सरकार ने, अभी हरीश्वर दयाल जी ने कहा मनरेगा के लिए, मनरेगा जिसे आपने कहा था कि विफलताओं का स्मारक है, जिसका झारखंड में बेहतरीन प्रभाव देखने को मिला और बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें रोजगार का अवसर मिला। जमशेदपुर के कई एमएसएमई उद्योग से जुड़े हुए लोग हमारे ऑफिस में आए थे 4 महीने पहले, और वो रो रहे थे कि हमारी स्थिति का आकलन करिए आप लोग। तो क्या सरकार ने उस आंसू को पोंछने का काम किया है? विशेषज्ञों के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी शहनवाज कुछ विशेषज्ञों के साथ मौजूद है। जो बीते साल संकट की घड़ी हमने देखी है, जिन संकटों का सामना किया है, रोजगार जाने से लेकर मौत तक का सामना हमने किया है, क्या वो आंसू पोंछने का काम सरकार ने इस बजट के जरिए किया है? शहनवाज, विशेषज्ञों के साथ आप मौजूद हैं, प्रतिक्रिया चाहेंगे? जी हाँ, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के पास हैं और सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रवीण जैन छाबड़ा जी कि 1 साल हम लोगों ने जिन आंसुओं के साथ बिताए हैं, तकलीफों के साथ बिताए हैं, परेशानियों के साथ बिताए हैं, तिरस्कार हुए हैं, लोगों के व्यापार चले गए, बहुत सारे लोगों की दुकानदारियां बंद हो गई, परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई। तो इतनी सारी परेशानियों, जख्मों पे कोई मरहम लगाता हुआ ये बजट दिखा है। कोई ऐसा लगा कि एक दुखदाई माहौल को ठीक से मैनेज करने के लिए कुछ मरहम लगाए हैं से वित्त मंत्री ने? देखिए, इस बजट को 2 पार्ट में हम लोग लेंगे, एक राष्ट्रीय स्तर पे और एक हमारे राज्य स्तरीय पे। तो अगर ओवरऑल हम लोग बजट की बात करें तो जो बजट के अंदर में सभी सेक्टर्स के अंदर में स्पेंडिंग के ऊपर में खूब ध्यान रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग की बात हो, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग, रियल इस्टेट, इन सब एक फ्यूचरिस्टिक मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बजट के अंदर में चीजों को ध्यान रखा गया। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज को अगर ऐसा कुछ दिया गया, ऐसा इस बजट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और ये होती है, ये स्टेट लेवल में सभी स्टेट में होती है और उन्हीं में से निकल करके उद्योगों के लिए भी चीजें आती हैं, तो वो इनडायरेक्ट रूप से हैं। डायरेक्ट रूप से झारखंड को ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। कुछ चीजें हैं जो टेक्सटाइल, मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात कही गई है, जिसके अंदर में 7 राज्यों को चुना जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि एक मेगा टेक्सटाइल पार्क झारखंड को भी मिले और इसके लिए यहाँ से गवर्नमेंट स्तर पे भी प्रयास होने चाहिए कि वो टेक्सटाइल पार्क हमें कैसे मिले। प्रवीण जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो एमएसएमईज हैं, जिससे बहुत सारे लोगों के रोजगार आराम से शुरू हो सकते हैं, फिर से बाजार में पैसे का प्रसार हो सकता है, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, घरों में फिर से खुशहाली आ सकती है, ऐसा कुछ प्रयास? देखिए, एमएसएमई के लिए डायरेक्ट तौर पे तो कुछ भी नहीं दिया गया है। हालांकि एमएसएमई सेक्टर के लिए 2-3 बातें बजट में की जानी चाहिए थी कि वैसे सेक्टर्स के लिए एक बहुत ही कम अगले 3-4 वर्षों के लिए 3% 4% के ऊपर में लोन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। नए एमएसएमई जमशेदपुर में चैम्बर सदस्यों के साथ मौजूद है। यानी
प्राइवेट सेक्टर को काफी बूम मिलेगा इस बजट से, ऐसा जो शुरुआती आकलन है उससे समझा जा रहा है। तो इसका कितना फायदा होगा लोगों को, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, ये भी अंदेशा जताया जा रहा है। और जो छोटे उद्योग जिनके कोरोना काल में तबाह हो जाने की बात कही गई थी, उन्हें संजीवनी मिलने की भी बात कही जा रही है। तो इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं चाहेंगे। बिल्कुल दीपक, देखिए सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायी यहाँ पर डटे हुए हैं। सुबह से आप देख रहे हैं कि वो बजट देख रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। अनिल मोदी जी हमारे साथ है और तमाम अन्य लोग हैं जिन लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। अभी हम अनिल मोदी जी से जानते हैं कि ये जो एक बात आ रही है कि प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया गया इस बार के बजट में, तो क्या ये उन सभी उद्योगों को रिवाइव करने में मदद करेगी जो बंद होने की कगार पर आ गए थे, या आम आदमी को इसका फर्क पड़ेगा, या व्यवसायी के रूप में आप लोगों को इसका फायदा होगा? देखिए, जो बजट है हम लोग जो देख रहे थे उससे हम लोगों को ये समझ में आया कि बहुत ज़्यादा फौरी तौर पर इससे कोई छूट या फौरी तौर पर लोक लुभावन बातें नहीं की गई हैं, लेकिन ये आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला बजट है। तो निश्चित तौर से जब आप आधारभूत संरचना की बात करते हैं तो उसके रिजल्ट तुरंत नहीं आते, एक लंबा प्रोसेस चलता है। तो जिस तरह से आज प्रतिबद्धता दिखाई है सरकार ने आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए, तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि ये सारी बातें लगातार सामने आएंगी और उद्योग और व्यवसाय के लिए एक बेहतर माहौल बनेगा। क्योंकि जो कोविड के दौर से हम लोग गुजरे, अर्थव्यवस्था एकदम बुरे दौर में चली गई, उससे उबारने का प्रश्न सबसे पहले हम लोगों के यहाँ ज्यादा है कि पहले हम लोग उससे उबर जाएं और किस तरह एक बार पटरी पर आए, फिर विकास की रफ्तार पकड़ेगी अर्थव्यवस्था। दीपक, एक दूसरे तरह की प्रतिक्रिया भी लेते हैं क्योंकि सकारात्मक है जैसा कि लोग यहाँ पे ज्यादातर बता रहे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, चाहे वो LIC की बात हो या फॉरेन निवेश की हम बात करें, विदेशी निवेश की, ये सही नहीं है। हमारे साथ कुछ अन्य व्यवसायी भी जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप कुछ कह रहे थे कि ये जो विदेशी निवेश हो रहा है LIC में या फिर जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है बैंकों का, उसको लेकर आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मोटे तौर पर देखें तो ये बजट में कोई उत्साहजनक बात नहीं है। बहुत सारी चीजें अभी हिडन है, एक दो दिन में सारी बातें उभर कर सामने आएंगी, तब पता चलेगा कि बजट क्या है। आप देखेंगे कि जो हमारे छोटे प्लेयर MSME की बात हो रही थी, उसमें मेनली आज भी उत्पादन यहाँ वैसा नहीं है, सारी चीज़ें विदेशों से मंगा करके, और उसमें लेवलिंग सिर्फ इंडिया में होता है। और जो हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं, उनके गुड्स को कैसे खरीदा जाए, उनको क्या सिक्योरिटी और सिक्योरिटी दी जाए, जिससे यहाँ के जो उद्यमी है, यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल्स के क्षेत्र में, उस पर तवज्जो बहुत ज़्यादा नहीं है। आज भी आप देखेंगे जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं विदेशों की, वो यहाँ सिर्फ यहाँ लेवलिंग करवाती हैं और माल बेचती हैं। तो मेरा कहना है उसी तरह जो किसानों के मुद्दे हैं, उस पर MSP पर कोई भी गारंटी नहीं है सरकार की, तो इनकम बढ़ेगा कैसे? इनफैक्ट आप देखेंगे कि किसानों की जो आय है, झारखंड में अभी हमारा MSP धान पर चल रहा था 2200, आप सरकार जो है उतने में नहीं खरीद पा रही है, 800-900 रुपये में धान बिक रहा है। तो हमारे किसानों के जो इनकम है वो आधे हो गए। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आखिर जो हमारा कोर सेक्टर है, जो मेन सेक्टर, वो कैसे विकास करेगा? क्या करना चाहिए था? सरकार को एकदम ठोस कदम उठानी चाहिए थी। अभी इनका प्रथम साल था, इसमें कुछ ठोस कदम उठाते, किसानों के लिए या छोटे व्यापारियों के लिए एक ठोस कदम उठा के उनको इंसेंटिव देते, सिक्योरिटी देते कि भाई हम जो आपके जो उत्पादन है यहाँ लोकल में हम खरीदेंगे। अभी हमारा एक गवर्नमेंट का स्कीम है जिसमें MSME से सामान खरीदने के लिए डायरेक्ट टेंडर निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं, लेकिन वो धरातल पर कुछ है नहीं, सिर्फ वेबसाइट पर है, आप अप्लाई करें, टेंडर भरें, उसमें कुछ होता नहीं है। दीपक, देखिए एक बात तो जरूर आ रही है सामने कि जो कुछ भी सकारात्मक भी है वो धरातल पर उतरना चाहिए। अभी कुछ देर पहले जो चैम्बर के सदस्य माननीय कह भी रहे थे अगर नहीं उतरता है तो फिर उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। अनि हम आपके पास फिर लौटेंगे, एक बार धनबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल भी जुड़ चुके हैं और कुछ खास लोग हैं उनके साथ जो प्रतिक्रिया देंगे इस मुद्दे पर, किस तरह से वो शुरुआती आकलन कर रहे हैं वित्त मंत्री के इस बजटीय भाषण को लेकर। जी अरुण। देखिए दीपक, निश्चित रूप से जो आज जो मोदी सरकार ने अपने जो तीसरा जो बजट पेश किया उसको लेकर बहुत कुछ आशाएं अपेक्षाएं थी पूरे देश को और खास करके इंडस्ट्री को, क्योंकि जिस तरह निजीकरण की ओर फोकस किया है केंद्र सरकार ने, उस पे फिर से एक बार जोर दिखा है। तो वैसी स्थिति में व्यापारी जो है इस कोविड काल में चाह रहे थे जो बिजनेस को सपोर्ट मिले, इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, तो क्या कुछ इस बजट में है? हमारे साथ चैम्बर के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जुड़ेंगे। पहले तो प्रमोद जी, क्या किस तरह का बजट आपको ये दिखा, ये जो सरकार ने पेश किया है? इसमें एक LIC को 74% निवेश की बात कही जा रही है और IPO भी लाया जाएगा।
इंडस्ट्री को कुछ विशेष नहीं दिया गया, हालांकि शेयर मार्केट बहुत बूम पे है। देखिए, ये बजट जो है, सबसे पहली बात LIC पर IPO लाना, LIC को निजी क्षेत्रों में ठेलना, ये कहीं न कहीं किसी रूप से सरकार की जो है विफलता कही जाएगी। सरकार LIC जो सरकार का मुख्य उपक्रम है, कुछ बैंकिंग सेक्टर LIC यही इसको हम भारत सरकार मानते हैं, जिसे हम उसे निजी हाथों में सौंपना, इसका मतलब है कि व्यापार या व्यापारी पर सरकार जो है कि कमांड बिल्कुल जीरो हो गई है। LIC से क्षेत्र को निजी हाथों में सौंप देने का मतलब आम जनता का सरकार से विश्वास खत्म होना है। ये बहुत बड़ी बात है। ये LIC को निजी हाथों में कोई अच्छी बात नहीं है, और सरकार इस बात को स्वीकार करे कि शायद सरकार जो है आम मुद्दे, आम समस्याएं, आम व्यापार, आम संस्थाएं उसको चलाने में सक्षम नहीं है। ये पूरी तरह सरकार की विफलता है। मेरा मानना है विशिष्ट बैंक, स्टेट बैंक, RBI, LIC, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, इनका जब निजी क्षेत्र में परिगमन शुरू हो जाएगा, इसका अर्थ ही है कि सरकार का फेल हो जाना। तो इस पे कमांड सरकार का रहना बहुत जरूरी था। हालांकि हेल्थ सेक्टर में सरकार ने बहुत अधिक फोकस किया है कोविड के कारण। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सरकार का फोकस तो पिछले कोरोना काल में काफी अच्छा रहा है, बहुत ही उम्दा रहा है। और एक बहुत ही बड़ी आपने एक अच्छी बात कही है, सरकारी जो भी कोरोना काल गुजरा है उसमें वही संस्थाएं, वही क्षेत्र जो है जनता की सेवा कर पाए हैं जो सरकार के अधीन थे। धनबाद हिंदुस्तान में हजारों निजी संस्थाओं के अस्पताल, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, लेकिन हर जगह फेल थे। सरकारी अस्पताल ही कोरोना काल का मुकाबला कर पाया है। देखिए दीपक, ये चैम्बर के प्रतिनिधि है। सरकार का जो काम अच्छा हुआ उसकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन जो इनके नजर में जो बुरा है संकेत वो बता रहे हैं। राजेश जी, पूर्व जिला चैम्बर के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, क्या किस तरह का बजट मानते हैं आप इसको? देखिए, हम लोग बहुत उम्मीद से कोरोना पीरियड से पूरी तरह गुजरे नहीं है। उम्मीद था कि इस बजट के माध्यम से उद्योग व्यापार को और आम लोगों को फायदा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि फायदा देने की मंशा ही कहीं नहीं है मोदी जी की। भारत में दो ही वर्ग की सोचते हैं, या तो निम्न वर्ग या फिर अंबानी और अडानी की सुनते हैं। मध्यम वर्ग को मोदी जी 7 साल से बेवकूफ बना रहे थे, इस साल भी बेवकूफ बनाए हैं। और जहां तक देखिए, ये सोशलिस्ट पैटर्न पे भारत था, इसको परिवर्तन करके अब पूंजीपतियों के हाथ में मोदी जी देना चाहते हैं। क्योंकि जो सरकारी अब देखिए, नए हवाई अड्डा की बात नहीं करके 100 हवाई अड्डा बेचेंगे उसकी बात करते हैं। तो और मतलब उद्योग और व्यापार जो ब्याज के बोझ से करा रहा था कि हमारा उद्योग 5 महीना 6 महीना बंद रहा और हमने पूरा ब्याज दिया, पूरा बिजली बिल दिया, आर्थिक रूप से हम कमजोर हो चुके हैं, मेरा वर्किंग कैपिटल कम हो चुका है, वहां कहीं राहत वाली बात नहीं है। ये सिर्फ बताते हैं कि इस महीना GST कलेक्शन 1,20,000 करोड़ हो गया। ये व्यापारी की मेहनत की बदौलत है, सरकार की मेहनत की बदौलत नहीं है। व्यापारी तक का मेहनत कर रहा है, लेकिन सरकार उन मेहनतकश व्यापारियों का ध्यान नहीं रख रही है, ये आरोप। बहरहाल जयकृष्ण झा जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वाकई आप एक CA हैं तो इस तरह के तमाम मतलब एक व्यक्तिगत अकाउंट से लेकर एक व्यावसायिक अकाउंट तक को आप हैंडल करते आ रहे हैं। कोरोना संकट काल में आपको फर्क महसूस हुआ होगा, अब क्या लगता है इस बजट से उसमें कुछ बेहतरी की संभावना दिख रही है? जो रेंज आपका हम देख रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप कहें तो थोड़ा समझाने वाले शब्दों का प्रयोग करें, व्यक्ति के स्तर पर और व्यवसाय के स्तर पर, दोनों स्तर पर जानना चाहेंगे। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस कोरोना काल में व्यापारी बहुत ज्यादा पीड़ित हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनके साथ। ऑलमोस्ट सब तरह के व्यापार को बहुत बुरा असर, सब बंद हो गए थे। उसको फिर से रिवाइव करना, फिर से स्टार्ट करके GST पे कर रहे हैं। ओबीएसली व्यापारी वर्ग काम करेंगे तो GST पे करेंगे, लेकिन उस पीरियड में जो उनको लॉस हुआ वो उम्मीद किया जा रहा था व्यापारी वर्ग के कुछ डायरेक्ट जो है ना उनके हाथ में कुछ बेनिफिट मिले, लेकिन वैसा तो नहीं दिखा।
रहा है इस बजट से। हाँ, लेकिन ये उम्मीद इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपेंडिंग बढ़ा। बिल्कुल जय कृष्ण जी, बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम इसको जारी रखेंगे। फिलहाल नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया आ रही है, तो सीधे एक बार वहां रुक कर लेते हैं और सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी निवेश की बात की जा रही है वो जिम्मेदारी नितिन गडकरी संभाल रहे हैं। तो सीधे रुक करते हैं।